रेडी स्टार्ट। महोदय, हाल में पूर्व पश्चिम के तनावों के कम होने के बाद कुछ विकसित देशों की प्राय यह स्पष्ट प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि वे अपेक्षाकृत मनमाने ढंग से यह तय करते हैं कि मानव जाति को क्या करना चाहिए और इसके बाद आगे उन्हें कौन सा कदम उठाना चाहिए। लगता है उनका अगला ध्यान अब लगभग मुख्य रूप से लोकतंत्र, मानव अधिकारों, कानून के नियम आदि आदर्शों की ओर है। हम में से अधिकांश का संबंध प्राचीन संस्कृतियों से है, जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा की जड़ें गहरी हैं और जहाँ कानून को ब्रह्मांड का आधार मानते हैं। इसलिए लोकतंत्र के मूल्यों, अधिकारों और कानून के नियम को स्वीकार करना और अपनाना बिल्कुल ही कठिन नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ देशों में जो विधि प्रणालियाँ विकसित हुई हैं वे हजारों वर्ष पुरानी हैं। निसंदेह लोकतंत्र और अनेकतावाद भविष्य में पद्धति का रूप लेने वाले हैं, परंतु यदि लोकतंत्र भोजन, आवास, स्वास्थ्य, साक्षरता और बेरोजगारी की विशाल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता तो यह शब्द कितना सार्थक हो पाएगा। इसलिए लोकतांत्रिक पद्धतियों को स्थापित करने में उतनी चुनौती नहीं है जितनी कि हमारे लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोकतंत्र को चलाते रहने की है। इस समय महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा समाप्त होने से अनेक क्षेत्रीय संघर्षों और तनावों के बारे में प्रस्ताव लाना संभव हो सका है। हमारी सम्मिलित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ऐतिहासिक अवसर मिला है। विकास की बहुत दिनों से चली आ रही सम्मिलित समस्याओं पर प्रहार करने के लिए हमारी सारी प्रतिभा उपलब्ध है। संभवतः विश्व इतिहास में पहली बार वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय तथा समेकित विश्व व्यवस्था उभर रही है। पूर्व यूरोप के देश समन्वयवादी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। अधिकतर विकासशील देश अपने पुनर्निर्माण प्रक्रिया के रूप में विकसित विश्व अर्थव्यवस्था को मुख्यधारा के साथ अपने आपसी संबंधों का विस्तार करने का उद्देश्य रखने लगे हैं। पर्याप्त सीमा तक उत्पादन, खपत और व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रौद्योगिकी की एक अनिवार्यता बन गया है। इन प्रक्रियाओं और प्रवृत्तियों को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। वे उस पद्धति का हिस्सा हैं जो हम सभी पर प्रभाव डालती हैं और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की प्रणाली का भाग है जिसके अंतर्गत हम सभी अपने आर्थिक भविष्य को ढूंढ रहे हैं। जब एक सजगतापूर्ण विकास आयाम लागू किया जाए और जो प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन जाए, अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया उभरती हुई प्रवृत्तियों की ओर अधिक सहयोगी बनाई जानी चाहिए। वित्तीय प्रवाह, ऋण भुगतान, मंडियों में पहुंच और प्रौद्योगिकी के प्रगति जैसे विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए
इच्छा होनी चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीयकरण और परस्पर निर्भरता का सभी के लिए समान रूप से वितरण के लिए प्रतिबंध किया जा सके। अगले कुछ महीनों के दौरान यहाँ अमेरिका क्षेत्र में अंकटाड 8 यानी संयुक्त राज्य वाणिज्य और व्यापार के 8वें सम्मेलन तथा पर्यावरण और विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में 2 प्रमुख अवसर आएंगे। महोदय, विगत 2 वर्षों में देश में और देश के बाहर अनेक उल्लेखनीय घटनाएं हुई हैं। अपनी आंतरिक आर्थिक स्थिति में हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। विदेशी मुद्रा के भंडार में खतरनाक कमी आई है और भारी राजकोषीय असंतुलन उत्पन्न हो गए हैं। सरकारें बदली हैं। इस अवधि में विश्व में ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व की प्रवृत्तियों का उदय हुआ है। इन परिवर्तनों का प्रभाव आगामी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने पर भी पड़ा है। जिस योजना को चालू वर्ष में प्रारंभ होना था वह अब आगामी वर्ष में शुरू होगी। अर्थव्यवस्था को पुनः सशक्त बनाने के लिए हमने अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें राजकोषीय असंतुलनों को ठीक करना, रुपये के भारी मूल्य में समायोजन, वाणिज्य नीति के क्रांतिकारी परिवर्तन, नई उद्योग नीति की घोषणा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कुशलता में सुधार एवं उनको अतिरिक्त साधन जुटाने योग्य बनाने के उपाय सम्मिलित हैं। हमें विश्वास है कि इन उपायों का अर्थव्यवस्था पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि इस प्रभाव के परिलक्षित होने में कुछ समय लग सकता है। इन नीतिगत उपायों का सरकार की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टि से आगामी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए पहले से किए गए कार्य पर पुनर्विचार और योजना को नए सिरे से तैयार करना आवश्यक हो गया है। मुझे हर्ष है कि योजना आयोग ने वृहद आर्थिक दिशा पत्र समय से तैयार कर लिया है और यह आपके सामने है। इसमें विकास की आवश्यकताओं एवं वर्तमान आर्थिक स्थिति से उत्पन्न विवशताओं का पूरी तरह ध्यान रखा गया है। आगामी वर्षों में मेरी कल्पना के अनुसार निर्धनता लगभग पूर्णतया मिटा दी जाएगी और लगभग सभी को रोजगार मिलने की स्थिति होगी। पेयजल, वस्त्र, सर्वत्र सुलभ प्राथमिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हो जाएगी। सभी के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो जाएगा। महिलाओं का समानता का दर्जा होगा। औसत जीवन आय बढ़कर 60 वर्ष से अधिक हो जाएगी एवं शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आएगी। आज हमारा सबसे पहला लक्ष्य रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाना है। निर्धनता उन्मूलन के लिए यह पहली शर्त है। माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर शिक्षा ऐसी हो कि उससे बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त तकनीकी और प्रबंध कौशल प्राप्त हो सके। इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समाज की
दिनों दिन बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वरोजगार के कौशल की भी शिक्षा दी जा सके। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में बची निरक्षरता अगले 5 वर्ष में समाप्त हो जानी चाहिए। इसी के साथ इस योजना अवधि में सभी गांवों में पेयजल की व्यवस्था और टीकों की सुविधा सहित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। सिर पर मैला ढोने की प्रथा अगले 5 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। इस कटु सत्य को ध्यान में रखते हुए दशक के अंत तक प्रत्येक परिवार अपनी बुनियादी पोषाहार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा।